नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो बेहद मुश्किल विषय को और बेहद पेचीदा विषय को इतनी आसान भाषा में आपको सौंप देती हैं और लगता है कि ये भी एक जादू है। इसे आप कह सकते हैं ये शब्दों का जादू है, या इसे आप कह सकते हैं कि आदमी जब एक भूमिका को जीना शुरू करता है तो उसके बाद हर चीज़ उसके लिए बड़ी सहज और सहल हो जाती है। आज जिस शख्सियत की बात हम कर रहे हैं मित्रों, हमारे देश के अत्यंत, या मैं समझता हूँ कि अगर पहले 5 की बात होती है, आम टॉप 10 की बात करते हैं, अगर 5 टॉप की बात करते हैं कि जो सबसे लोकप्रियता के शिखर पर जिन शायरों का नाम आता है, उनमें टॉप 10 में भी कह सकते हैं, आप टॉप 5 में भी ले सकते हैं उनको, क्योंकि वो जितने ज़्यादा लोकप्रिय रहे पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, उतने शायद बहुत कम शायर रहे होंगे। मेरी मुराद है निदा फ़ाज़ली साहब से। निदा फ़ाज़ली का आज जन्मदिन है। हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से और अपनी कृतियों के माध्यम से बिल्कुल हमारे बीच में मौजूद हैं, और आज भी अब उनको याद कर रहे हैं। उनकी नज़मों को, उनकी कृतियों को, उनके द्वारा किए गए जो भी रचनात्मक काम थे उनको याद कर रहे हैं। मित्रों, एक दुनिया नश्वर है, इस बात को कितनी खूबसूरती से बंदे ने बयान कर दिया कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, और खो जाए तो सोना है। तो ये ज़िंदगी का एक बड़ा गहरा एक तत्व है, जिसको बड़े सहल शब्दों में, बड़े आसान शब्दों में जो कहने का, बयान करने का जो फ़न था, वो निदा फ़ाज़ली में ही था, और शायद वही इसके हकदार हैं। और मित्रों, ज़िंदगी जैसे आम तौर पे हम देखते हैं कि ऐसी प्रतिभाओं के साथ शुरुआती दौर में कोई इंसाफ नहीं करती। बेहद स्ट्रगल में जीवन रहा, बहुत ज़्यादा संघर्ष। मेरी इनसे कई बार मुलाकातें, मुझे शरफ़ हासिल हुआ, ये उनकी कृपा है, और मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य कि उनके साथ कुछ मुशायरों में जाने का अवसर भी मिला। विशेष रूप से सिरसा का मुशायरा हम लोग भूलते नहीं, कभी जहन से उतरता ही नहीं कि वहाँ क्या क्या आदमी को करीब से देखा। और उसके बाद अक्सर मुलाकातें होती रही, चंडीगढ़ में भी यहाँ आते रहे, और दीगर जगह पे भी उनके साथ मुलाकातें बहुत हुई। अपनी ही ज़िंदगी के बारे में, अपनी ही जद्दोजहद के बारे में इनका एक शेर बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, और कई बार लगता था ये शेर गज़ल की बजाय नज़्म भी पूरी की पूरी एक शेर के ऊपर लिखी जा सकती थी। ख़ुद भी कहते थे कि मेरा मन था कि इसको लंबा खींचूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं सारी चीज़ तो बयान कर गया। तो वो शेर यूँ था कि कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं, कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं, मिला मुझको घर का पता देर से, कि मिला मुझको घर का पता देर से, मुझे ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया, मुझे ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया, मगर जो दिया वो दिया देर से। तो ज़िंदगी में मैं कहता हूँ कितनी खूबसूरत जद्दोजहद को, और उस जद्दोजहद के बाद भी उसमें कुछ एक जो निष्कर्ष सहज भाव से दे लेना, ये निदा फ़ाज़ली की खासियत थी। मित्रों, इनकी यद्यपि कृतियाँ जो हैं वो मजमूई रूप में बहुत कम मिलती हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो उन्होंने मुझे बताया था कि 9 काव्य संग्रह इनके समय समय पर छपे। ये बात अलग है कि किसी एक काव्य संग्रह में दूसरे काव्य संग्रह की रचनाएं भी रिपीट हो गई, लेकिन 9 काव्य संग्रह इनके अधिकृत रूप से बाहर आए, और 5 इनकी पुस्तकें थी गद्य की, प्रोज़ की, जिसमें 2 वॉल्यूम में इन्होंने आत्मकथा लिखी थी। और हम लोग हंसते रहे आत्मकथा को लेकर। तो मैंने सवाल मजाकिया लहजे में पूछ लिया कि आत्मकथा खुद लिखी थी? तो कहते हैं क्या यार मजाक करते हो, आत्मकथा भी कभी और लिखता है कोई। तो बहरहाल वो जो 2 जिल्दों में आत्मकथा है, कभी मौका मिले तो मित्रों पढ़िएगा। आपको ज़िंदगी के अलग अलग मोड़ों के जो तकलीफ़ें हैं और जो उपलब्धियां हैं, दोनों चीज़ों की आपको एक तस्वीर मिल जाती है, और बड़े सहज ढंग से बंदे ने बयान किया है। कमाल हो गया कि उसमें आत्मकथा में आदमी ईमानदार रहता है। तो मैंने भी पूछा इसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ आपने अपनी छुपाई नहीं हैं, बयान कर दी हैं। तो कहते हैं आत्मकथा का यही तो एक रस होता है आत्मकथा का। वो आत्मकथा नहीं रहती जिसमें आप अपने जो भी कमज़ोरियाँ आपके ज़िंदगी में आई उनको आपने बयान नहीं किया, तो आत्मकथा कैसी।
तो एक खुली किताब होनी चाहिए, और खुली किताब, मैं इसमें यकीन रखता हूँ खुली किताब के फ़लसफ़े में, और मैं इसे इधर उधर कभी डेविएट नहीं करता। मित्रों, इन्होंने 3 तरह की रचनाएं लिखी। एक तो गद्य में थी, वो 5 पुस्तकें इनकी सुरक्षित हैं और लोकप्रिय रही हैं और बहुत उनको मकबूल रही हैं। दूसरी गज़लें, गज़ल के जो शहनशाहों की शहनशाह, हालांकि बड़ी पुरानी टर्म हो गई, अब कहाँ रहे शहनशाह, लेकिन गज़ल की दुनिया में जो राज करने वाले लोग, जो सर्वाधिक लोकप्रिय रहे, उनमें इनका नाम सरे फहरिस्त, जो 5 नाम है उनमें आता है। आप 4 नाम और पूछना चाहेंगे तो मैं इस वक्त उसको टाल देता हूँ, इसलिए कि जिसका नाम एक आध का रह गया उसको तकलीफ़ होगी। बहरहाल उन 5 में यकीनन निदा फाज़ली रहे, आज भी हैं इसलिए कि गज़लकार या जो फ़नकार है ये कभी भी विदा नहीं होता, ये हमारे बीच में बना रहता है। और दूसरा जो था, इनका रूप जो था वो दोहों का था। तो दोहे जो है इनकी एक विशेषता रही है, और मैं कहता हूँ कि दोहा शैली को उर्दू में अगर मैं ये कहूँ कि मीर के बाद थोड़ा सा किसी ने छेड़ा तो वो इन्होंने छेड़ा। मीर ने दोहा कहकर कोई रचना नहीं लिखी, मीर की गज़लों को ही, कई गज़लों को दोहा मान लिया गया, वो बात अलग थी कि शैली वही थी। लेकिन ये अकेले ऐसे शायर थे जिनकी एक ख़ासियत मैं अक्सर कोट करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिनमें मीर और गालिब दोनों का जो मुजस्मा था, दोनों की जो शख्सियत थी, दोनों की जो किरदार था, दोनों की जो अदबी रिवायात थी, दोनों का एक मिक्सचर, एक मिक्स ब्लेंड मिलता है। दोनों, मीर और गालिब को साझा सूंघना हो तो निदा को पढ़ लीजिए, सारी बात आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। और गज़लों के अलावा, नज़मों के अलावा, गद्य के अलावा इनका जो दूसरा जो एक खूबसूरत रूप था वो था फ़िल्मी गीतों की रचना, और बहुत सारी फ़िल्मों के पटकथा लेखन और संवाद में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनमें कई फ़िल्में बेहद लोकप्रिय हुई, उनको लोग कोट भी करते रहे। तो मुझे एक बार उन्होंने बताया था कि शुरुआती ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल हो गई थी, इसलिए कि 1965 में मेरे परिवार के ज़्यादातर लोग, जिनमें मेरे पेरेंट्स भी थे, सारे के सारे पाकिस्तान चले गए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार इस मिट्टी तो एक ही है और इसी मिट्टी में जन्मे हैं, तो इसी मिट्टी में क्यों ना रहें। और मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर, कहते हैं, बताया इन्होंने कि बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन धीरे धीरे मैं उससे उभरा, क्योंकि ये मेरा अकीदा बन गया था कि जो जोग्राफ़िकल, जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं, ये कोई दरार ना तो रिश्तों में, ना सोच में। सोच के ऊपर कोई भी वीज़ा नहीं लगता। सोच जो है वो हमेशा उड़ान, सोच, कल्पनाशीलता, ये सारी चीज़ें कायम रहती हैं। और जितने मकबूल यहाँ रहे उतने ही मकबूल ये पाकिस्तान के मुशायरों में भी रहे, और उतने ज़्यादा ये सुने गए, पढ़े गए। और मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि अब इनका एक था कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, और इस बात पे काफ़ी हंगामा भी, कई लोगों ने एतराज़ भी किया था कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान कि अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो ये एक जो सहज अनुभूति है, इसमें बालपन भी झलकता है और गहराई भी दर्शन की, वो भी आप उरियां हो जाती है। पूरा संदेश अपने परिवेश को इन्होंने ऐसे शेरों के माध्यम से था। और मुझे याद है कि पाकिस्तान में एक बार गए थे मुशायरे में, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था जो बड़ा मकबूल हुआ, और जिसको हिंदुस्तान में भी उसे शिद्दत के साथ याद किया गया कि एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए। अब देखिए शायर किस तरह से सोचता है इन चीज़ों को। ये सियासी मसले आपके अलग होंगे, लेकिन जब अदीब के हाथ में कोई मसला आता है तो वो किस तरह सोचता है कि एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, कि एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूँ कर ले। अब इससे खूबसूरत आपको इस मज़मून पे आपको इससे खूबसूरत शेर तलाश करने में शायद दिक्कत होगी कि घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अब इसमें भी अल्लाह की शक्ल देख लेना, उस बच्चे की मुस्कान में, बच्चे की हंसी में, ये खूबसूरत बात ऐसा अदीब ही कह सकता है। और मित्रों, इस अदीब ने हमें बड़ा कुछ दिया, और हमारे परिवेश में अगर कहीं भी
ज़िंदगी खनखनाती हुई दिखाई देती है तो निदा फाजली की नज़्मों में, गज़लों में, दोहों में। इनका एक दोहा बड़ा प्रचलित हुआ था कि मैं रोया परदेस में, कि मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, और दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। तो कितनी एक खूबसूरत एक संवेदनशीलता को व्यक्त किया इन्होंने। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बंदा कितना गहरा था, और गहरी चीज़ों को सरसरी रूप में संप्रेषणीयता के दौर में उसको कन्वे कर देना, उसको आगे पहुंचा देना, उसके जो श्रोता है या दर्शक है उसके जहन में बैठा देना, ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कि आप समझिए कि जब हम कहते हैं ना कि गज़ल का हर शेर जो अपने आप में पूरी दास्तान होती है, तो आप ये मान के चलिए कि इनके भी हर शेर में एक पूरी की पूरी दास्तान जो है। आप एक एक शेर के ऊपर, मुझे याद है कि एक तनकीदकार ने इनके कुछ शेरों को लेकर पूरे लेख लिख डाले, और एक मासिक समाचार पत्र ने तो एक लेखों की श्रृंखला चलाई। उसमें एक बार चलाई दुष्यंत के शेरों पर और उसके बाद निदा फाजली के शेरों पर। एक एक शेर के ऊपर एक एक पूरा लेख। ये दो ही शख्सियतों को इस बात का फ़ख्र हासिल हुआ कि दोनों की एक एक शेर के ऊपर पूरा पूरा लेख जो है वो लिखा गया। और कई बार बड़ी दिलचस्प बातें करते थे, तो उसमें एक इनकी बात मुझे याद आती है कि तुम देख सकते हो गहराई को हम लोग उन चीज़ों को नाप ही नहीं सकते। तो मैंने कहा बताइए कैसे। जैसे कहते हैं कबीर का है, ये उनकी खुद बताई हुई बात थी। बाद में मैंने तस्दीक की कि कबीर की, उन्होंने कहा कि कबीर का एक दोहा जो है, एक पंक्ति, दोहे की भी एक पंक्ति, वो इतनी गहराई तक उसका बनन हुआ कि लोगों ने बरसों लगा दिए उन पर शोध करने में, और एक पंक्ति के लिए रिसर्चेस हुई और 38 PhDs उस पर दी गई। और एक क्या था, उन्होंने, मैंने कहा वो क्या था, मेरी नज़रों में नहीं गुजरा, हालांकि मैं हिंदी साहित्य का मूल रूप से विद्यार्थी हूँ। तो कहने लगा सीधी सी बात है, उनका एक पंक्ति है कि बरसे कंबल भीजे पानी। अब ये देखो, बरसे कंबल भीजे पानी, इन दो पंक्तियों के माध्यम से कबीर ने जो कुंडलनी जागृत होनी और ब्रह्मरंध्र में जानी, उस सारी की सारी क्रिया को बयान कर दिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और तब मुझे समझ में आई कि इस बंदे ने कितना ज़्यादा अध्ययन किया है और कितना गहराई तक ज़िंदगी की सूक्ष्म संवेदनाओं के साथ खेलता रहा है ये बंदा, और उसको बयान करता रहा है। तो ऐसी खूबसूरत शख्सियत को उनके जन्मदिन पर याद करना मित्रों सुखद लगता है। और जाते जाते एक बात इन्होंने पोस्टमैन पे भी कही थी एक बार, वो शेर भी बड़ा कोट होता है कि सीधा साधा डाकिया कि जादू करे महान, कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही झोले में रखे आंसू और मुस्कान। तो ये इतना अच्छा बयान जो है ये इसी शख्स की खासियत थी। और मित्रों ऐसी शख्सियत को उसके जन्मदिन पर याद करना ये बहुत ही ज़रूरी है। बाद में इनका जो अपनी 2016 में ये हमसे विदा हो गए थे बॉम्बे में, कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ा और श्रीमान जी चले गए। लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से ये एक वाकई कालजयी हो गए कि आज भी बैठकर हम उनकी बातों पर घंटों बिता सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।